बेईमानी ना हो, उसके लिए कोशिश हमारी होती है बेईमानी प्रूफ बनाने की हर चीज को, कि हम लोगों को एक कूपन देते हैं और वो रिवर्स में देते हैं। आखिरी वाला जो होता है वो नंबर 1 होता है और जो बिल्कुल पोलिंग बूथ के दरवाजे पे है वो 50 नंबर होगा। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि -1 तो कोई हो नहीं सकता। अगर आखिरी वाला 50 होता, 10 उसमें और आ जाते, 60 बन जाता, 50 और आ जाते, 110 बन जाता। वो स्कोप ना हो, हम पहले उस वक्त तो 5:01 पे ये कूपन दे दिए जाते हैं। तो 5:01 पे जो फिगर है वो 2 बजे रात की फिगर होनी चाहिए, चाहे कितने बजे से भी चला, क्योंकि उसके 5:01 पे जो आदमी लाइन में, उसके बाद तो अगला अलाउड ही नहीं। तो इसलिए इतनी बड़ी ये फिगर की डिस्क्रिपेंसी कहाँ से हो रही है मुझे नहीं समझ में आती। कोई पर मैं माफी चाहता हूँ फरकला साहब से और मोहब्बत साहब से, थोड़ा सा मेरा दिमाग किसी दूसरी तरफ चला गया था। आप सब सहारान अफ्रीका के किन देशों की बात कर रहे थे, ये मुझे नहीं समझ में आया। दूसरे मैं हैरान, ठीक है ये वही इंस्टीट्यूशन है जिसमें कभी मैं भी था, हमें तो बहुत कुछ सीखने को है। तो बिल्कुल तिफले मकतब स्कूल किड्स थे हम लोग, ऐसा लगता है ये कोई समस्याएं नहीं थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। ऑटो पायलट में हम लोग चल रहे थे, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। तो आज जो मैंने सारे प्रेजेंटेशन देखी, तो मैं तो अभी लगता है कि आज रात सो नहीं पाऊंगा, तो उसको डाइजेस्ट करने की, अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये क्या कह गए। ये तो पुलिस की बहुत बड़ी एप्लीकेशन भी नहीं समझ में आई है। सबसे पहले मुझे बताया, कहा गया था कि SIR पे बोले, तो SIR पे मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही माइल्डेस्ट इंटरप्रिटेशन कि SIR की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो सिस्टम था 99% परफेक्शन तक पहुंचा था और ये 30 साल की कोशिश से पहुंचा था। इससे पहले भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 93 से 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते रहे हैं, उसी रूट से सब आते थे, लेकिन इतने काबिल कोई नहीं थे उस जमाने में जैसे कि आजकल देखने को मिलते हैं। हमें तो ये फिगर्स ही नहीं समझ में आई कि ये सब ये क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी माइंड में जो आए उनका जवाब मैं जरूर जानना चाहूँगा। देखिए 30 साल की कोशिश से 99% एक्यूरेसी तक हम लोग पहुंचे थे। SIR की क्यों जरूरत नहीं थी कि पिछले सेशन साहब के जमाने से एक इनिशिएटिव लिया गया था कि हम इलेक्टोरल रोल को डिजिटाइज कर दें। रोल डिजिटाइज हो गया था, 99% तक एक्यूरेसी हो गई थी। कुछ लोग ऐसे थे जो माइग्रेट कर गए, उनका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। कुछ लोगों ने डेड वोटर्स हैं उनको डिलीट नहीं कराया था। इलेक्शन कमीशन की भी नालायकी हो जाती थी, लापरवाही हो जाती थी कि उनको डिलीट नहीं करते थे। उसको जो 1% इनएक्यूरेसी है वो सिर्फ इस वजह से होती थी, लेकिन कोशिश उसको एक्यूरेट बनाने की हमेशा रहती थी। हम लोग जो करते थे कि हर साल इलेक्टोरल रोल को आर्टिकल 326 जो कोट किया गया था, मैंने देखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बहुत ठीक कोटेशन में थी कि आर्टिकल 326 में यही है कि इलेक्टोरल रोल का परफेक्ट होना जरूरी है। तो पहले भी परफेक्शन ही तो हो रही थी, और 2002 और 3 में बिहार में ही उस वक्त की इलेक्शन, तो आज 2003 में ये फैसला किया गया कि देखिए ऑलरेडी हम डिजिटाइज हो गए, थोड़ी बहुत कमी रहती है, तो आगे से हम सिर्फ इसका समरी रिवीजन क्या करेंगे। और समरी रिवीजन क्या है? वेरी सिंपल, हम अपना जो एग्जिस्टिंग रोल है वो आपके पास डोर टू डोर लेके आएंगे, हर एक के घर में आएंगे और आपको रोल दिखाएंगे कि देखिए आपके घर में ये 4-5 वोटर्स हैं, हाँ जी हैं, कोई इसमें कोई त्रुटि, कोई कमी बेशी ऐसा नहीं जी।
एक सवाल हम एडिशनल कर सकते थे, जो आजकल की चिंता है कि फॉरेनर्स उसमें न घुस जाए, तो उनसे ये पूछ लो कि आपके पड़ोस में कोई फॉरेनर तो आके नहीं रहा है। पड़ोसी सबसे पहले शिकायत करता है, किसी की भी, आप सबकी भी, और पड़ोसी को ये भी पता होता है कि आपके घर में खाना क्या पक रहा है। ऐसी सूरत में द बेस्ट पर्सन टू टेल यू इज योर पड़ोसी। आप जाएंगे घर डोर टू डोर, उससे पूछ लेंगे कि भाई ये देखो आपकी 4-5 वोटर है, ठीक है, कोई एडिशन करना है, लाओ ये लो जी फॉर्म 6 ले लो, हमारा बेटा चला गया है यहाँ, ये लो जी फॉर्म 7 भर दो। हालांकि फॉर्म 7 सबसे ज्यादा पड़ोसी भरते हैं बाय द वे, डिलीट कराने के लिए। तो वो इनके जी तो मर चुका, जिंदा को मरता दिखा देते हैं कि ये साहब तो मरे हुए, इनको 20 साल हो गए, और जबकि वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और खड़े होकर कहते हैं कि साहब हमको मुर्दा दिखा दिया, हम तो जिंदा है। और ये कहा जाए कि साहब हमारे पास तो इसकी तो 0 कंप्लेंट आई। तो जो लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे, मैं प्रशांत जी से जानना चाहूँ कितने थे वो सब भी तो कंप्लेंट ही थे जो खड़े हुए थे। तो ये कहना कि कोई कंप्लेंट नहीं, अरे कंप्लेंट लेने जाओ तो कंप्लेंट लेने वाला कोई नहीं था, क्योंकि बीएलओ स्ट्रेस में था, कितना उसको काम करना पड़ रहा था। ऐसी सूरत में कंप्लेंट की तरफ उसको ध्यान देने का तो मौका ही नहीं था। बड़े प्राउडली ये कहना कि जी हमारी 0 कंप्लेंट अगर नहीं आई होती, आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी प्राउड कि वाकई जेन्युइनली 0 कंप्लेंट आई, और सब लोगों ने इस सबको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये जो हम थोड़ा बहुत 5% मीडिया जो बचा हुआ है, जो सच बोल देता है, उससे हम जान रहे हैं कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तो ये उस वक्त की इलेक्शन कमीशन में भी उतना ही विजडम था जो ऐसे आज की है, और उन्होंने जो फैसला किया था उसकी एक लॉजिक थी, रीजन था कि अब उसकी जरूरत नहीं, और समरी रिवीजन से एग्जैक्टली हम वो हासिल कर सकते हैं जो ये कोशिश है। दूसरे, ये कोशिश संभव ही नहीं है कि ये सच आपको दिखा सके, क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है कि एग्जिस्टिंग रोल को कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। अब नए सिरे से आपके घर में जो 5 हम लेके आए थे, आप बताइए कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कौन कौन है, ना फिर बताइए। जो चीज 30 साल में हुई थी वो 30 दिन में करने की जादू की छड़ी, वो जानने के लायक है कि जानना चाहिए कि वो क्या जादू की छड़ी है कि 30 दिन में या 2 महीने में उस काम को कर देंगे, जिसमें 30 साल में भी हम 99 पे पहुंचे थे। 100% परफेक्शन तब भी नहीं थी। ये सोचने की बात है। इधर ये फिगर्स की डिस्क्रिपेंसी का जिक्र है। मैं बार बार बहुत डिबेट चली थी जब काउंटिंग हो रही थी। 17C, एक तो फिगर की डिस्क्रिपेंसी मुझे तो समझ में ही नहीं आती, मेरी शायद अकल कम है इस वजह से नहीं समझ में आती। 17C तो रियल टाइम फिगर है। रियल टाइम क्या होता है, जिस दिन फिगर जनरेट हुई, आज एक वोटर आया, फिर दूसरा आ गया, फिर 5वां आ गया, और हर 1 घंटे में इलेक्शन कमीशन ये फिगर रिलीज करती है 2 घंटे में कि अभी तक 120 वोटर ने वोट कर दिया, अब 245 हो गए, अब 356 हो गए, वो रिलीज होती रही, बिकॉज इट्स एक्चुअल रियल टाइम फिगर। एंड एट द एंड ऑफ द डे जो फिगर होती है वो 17C में बताई जाती है, वो भी रियल टाइम फिगर है। और वो उस रियल टाइम फिगर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने घर नहीं जा सकता जब तक वो साइन करके, जो बूथ लेवल एजेंट बैठे हुए हैं, पार्टी के एजेंट बैठे हुए, उनको दे न दे और उनके दस्तखत न ले ले कि जी मैंने तुमको दे दी सबूत। तो रियल टाइम डेटा तो पोल डे को जनरेट हो गया, रिलीज भी हो गया। आफ्टर ऑल बीएलओ को चलो मीडिया को नहीं भी दिया हो, लेकिन आपने हजारों उनको तो दे दिया, पार्टी एजेंट्स को तो दे दिया, तो वो पब्लिक हो गया। तो इसके बाद अगले दिन डिस्क्रिपेंसी कहां से आई, क्यों आई, कि निजी टाइम लगता है, डेटा में टाइम लगता है। अरे किस चीज का टाइम लगता है हमें नहीं समझ में, हमें फिर दोबारा स्कूल जाना पड़ेगा। तो दूसरे ये इन्होंने जो बताया 3500 पोलिंग स्टेशन का जो जिक्र किया जहां पे डिस्क्रिपेंसी सबसे ज्यादा थी, उस पर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है समझने के लिए कि हर पोलिंग बूथ पे कम से कम 5 ऑफिशियल अंदर पोलिंग बूथ के होते हैं और उतने ही बाहर होते हैं सुपरवाइजरी।
तो हर पोलिंग बूथ में बेईमानी के लिए हमें 10 लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। 3500 बूथ के लिए 35,000 लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाना हुआ गया होगा, लेकिन ये कैसे संभव है मुझे तो नहीं मालूम। तो ये इसका जवाब आई थिंक महापात्रा साहब के प्रेजेंटेशन में था ना ये, तो उन्होंने बताना पड़ेगा कि कोई तो बोलता। उड़ीसा में तो 20 साल थे या 25 साल थे पटनायक साहब की सरकार है, वहां के तो सारे स्टाफ टोटली उनके लॉयलिस्ट हैं और सारा फील्ड स्टाफ इलेक्शन कमीशन का स्टाफ स्टेट का ही होता है। वो सारे इस कॉन्स्पिरेसी में कैसे शामिल हो गए होंगे ये भी नहीं समझ में आती। ये अनआंसर्ड क्वेश्चन है, आपकी रिसर्च बड़ी इन डेप्थ है, लेकिन इनका जवाब तो देना पड़ेगा। फिर इन 35,000 में से कोई नहीं बोला, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट तो बैठे थे, वो भी कम से कम 5, 10, 20, 30 कैंडिडेट होते हैं, 5-7 तो एजेंट बैठे हुए होते ही हैं। क्या वो चिल्लाए, क्या वो बोले? नहीं, अगर बोले तो या तो बिक गए। उस पर भी अक्सर ये डिबेट हम लोग आपस में करते हैं कि भाई अगर पार्टी वर्कर को एक पार्टी ने 500 रुपए दिए, दूसरी पार्टी 5,000 में खरीद लेती है उसको, और तो और लोग कैंडिडेट को खरीद लेते हैं, तो पार्टी एजेंट तो क्या बेचता है कि कैंडिडेट ही बिक जाते हैं। उस पर जो साइलेंस है वो मुझे नहीं समझ में आती। एक और चीज जो इसमें जिक्र आया है ईवीएम स्वैपिंग, जो मैंने समझा कि ईवीएम जो पोलिंग बूथ में फाइनल हुई थी, सील के करके स्ट्रांग रूम में भेजी गई थी और वहां से काउंटिंग डे पे उसको निकाला गया था, तो वो नहीं थी जो पोलिंग डे की थी, यानी बदल दी गई। ये कैसे संभव है मुझे नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझाऊं कि पोल डे को शाम तक जब पोल खत्म हो जाता है, हमें मालूम है कि इस पोलिंग स्टेशन में कुल 1200 वोट बनते हैं, लेकिन 785 ने वोट दिया। एग्जैक्ट फिगर, एक ऊपर नीचे होने का मतलब ही नहीं। उसको 17C में भर के भी दे दिया। उसके बाद वो मशीन सील की जाती है, अंदर से 2-3 सील होती है, वो छोड़ दीजिए, उसके ऊपर एक पेपर सील चारों तरफ से उसके ऊपर रैप कर दी जाती है। और ये सील जो है जहां पे हमारे करेंसी नोट छपते हैं नासिक में, वहां पे छपती है। उसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है कि उस जैसा दूसरा नंबर हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा। और उसके ऊपर हम आप लोगों के दस्तखत लेते हैं जो वहां मौजूद थे। और 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 1.5 महीने बाद जब भी काउंटिंग होती है, जब मशीन हम लाते हैं, सबसे पहले काउंटिंग सेंटर पे जो लोग बैठे हैं उनको दिखा दें कि भाई देखो ये मशीन है, इसका ये नंबर है। उन सबके पास अपना रिकॉर्ड होता है, ये हाँ जी ये नंबर है, देख लो भैया इसकी सील इंटैक्ट है कि नहीं, आप लोगों के दस्तखत हैं इस पे कि नहीं। वो सील तो नहीं बदली जा सकती, मशीन के साथ दस्तखत तो नहीं बदले जा सकते। और वो सील भी जानबूझ के हमने ऐसी डेलिकेट बनाई है कि अगर जरा भी टेम्पर करने की कोई कोशिश करेगा तो फट जाएगी, ताकि ये भी नहीं कि वहां से उस सील को बड़े बड़े प्यार से निकाल के दूसरे पे लगा दिया, ये कर नहीं सकते। वो डेलिकेट सील इसीलिए बनाई गई है कि टेम्परिंग जो है वो प्रूफ मिल जाएगा। तो ये स्वैपिंग कैसे होती है, और वो पॉलिटिकल पार्टी इतने सारे ऑपोजिशन वाले होते हैं, वो इतने चुपचाप क्यों रहते हैं कि सब वो मशीन बदल गई और वो कुछ चिल्लाते थे नहीं। ये इशू मुझे तो नहीं समझ में आता फ्रैंकली। एक जो था ये लेट वोटर्स, ये जो 2-2 बजे रात तक लाइन लगी रही, ये मेरे लिए थोड़ी हैरानी का बाइस है। हालांकि मैं देख रहा था कि इलेक्शन मई में हुआ था। मई में सिर्फ एक रीजन होता है, नॉर्मली हम लोगों के वक्त में भी इलेक्शन होता था, इतने अच्छे नहीं जितने आजकल होते हैं, लेकिन इलेक्शन हमारे वक्त में भी होते थे। अगर 5 बजे का टाइम है क्लोजर ऑफ द पोल का, तो 5:30 बजे हमारा ऑफिसर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर लेवल का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, और उसमें बताया गया कि भाई फला कॉन्स्टिट्यूएंसी में 62%, फला में 53%, फला में 74% हुई है। लेकिन ये फाइनल फिगर फाइनल नहीं है, क्योंकि लोग अभी भी लाइनों में खड़े हैं।
और 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वो लाइन कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर फाइनल फिगर, लेकिन वो फाइनल फिगर भी रात को 7-8 बजे तक आ जाती थी, 9 बजे तक आ जाती थी, 12 बजे तक आ जाती थी, लेकिन उसी दिन आ जाती थी। बल्कि एक चीज तो मैं अभी जब आपकी बात सुन रहा था, कह रहा था कि ये फिगर कोई मिस्ट्री फिगर नहीं है, ये फिगर तो 5:01 पे हमें अवेलेबल है। क्या बात क्या कह रहा हूं मैं, क्योंकि 5 बजे के बाद कोई आदमी पोलिंग बूथ की लाइन में नहीं जा सकता, और अगर उस वक्त 50 लोग लाइन में खड़े हैं तो वो 50 लोगों को सिर्फ उस वक्त लाइन स्टॉप कर दी जाएगी कि 51वां आदमी उसमें नहीं आएगा, और उसमें कोई बेईमानी ना हो, उसके लिए कोशिश हमारी होती है बेईमानी प्रूफ बनाने की हर चीज को, कि हम लोगों को एक कूपन देते हैं और वो रिवर्स में देते हैं। आखिरी वाला जो होता है वो नंबर 1 होता है, और जो बिल्कुल पोलिंग बूथ के दरवाजे पे है वो 50 नंबर होगा। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि -1 तो कोई हो नहीं सकता। अगर आखिरी वाला 50 होता, 10 उसमें और आ जाते, 60 बन जाता, 50 और आ जाते, 110 बन जाता। वो स्कोप ना हो, हम पहले उस वक्त तो 5:01 पे ये कूपन दे दिए जाते हैं। तो 5:01 पे जो फिगर है वो 2 बजे रात की फिगर होनी चाहिए, चाहे कितने बजे से भी चला, क्योंकि उसके 5:01 पे जो आदमी लाइन में, उसके बाद तो अगला अलाउड ही नहीं। तो इसलिए इतनी बड़ी ये फिगर की डिस्क्रिपेंसी कहाँ से हो रही है मुझे नहीं समझ में आती। कोई रीजन अच्छा ही होता होगा। इधर ये जो बताया कि 17C और फॉर्म 20, इसमें डिस्क्रिपेंसी, ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं। 17C वो था जिस दिन आप पोल डे पे कितने लोगों ने वोट दिया था, वो उसकी एक समरी है जो बना के दे दी जाती है, और जब काउंटिंग डे पे उसको खोलेंगे तो 17C से ही शुरू करेंगे कि उस दिन इतने लोगों ने वोट दिया, और शाम तक जब काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फॉर्म 20 रिलीज होगा, जो 17C और 20 में डिस्क्रिपेंसी का कोई मतलब ही नहीं, एक वोट की भी डिस्क्रिपेंसी का मतलब नहीं। ये नहीं कि वही 2-4 हो गए, 1 की भी डिस्क्रिपेंसी हमें स्लीपलेस नाइट देने के लिए काफी। मुझे याद है, मैं बचपन में मेरे कजिन कहीं अकाउंटेंट थे बैंक में किसी में, तो वो 2-3 दिन से बड़े उलझन में, और वो हिसाब कर रहे थे। मैंने कहा क्या हो गया भाई साहब? उन्होंने कहा कि बेटा मेरे अकाउंट में 1 रुपया फालतू आ रहा है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, जेब में रख लीजिए। कहने नहीं, ये 1 रुपया कम या ज्यादा होना बड़ी खतरनाक अलामत है कि मेरे फिगर्स गलत है, इसमें कुछ गड़बड़ है। ये 1 रुपया नहीं, ये 100 रुपए और 1000 रुपए की भी डिस्क्रिपेंसी होती है। डिस्क्रिपेंसी इज जस्ट नॉट अलाउड इन अकाउंटिंग, चाहे वो 1 की भी डिस्क्रिपेंसी, जो आज की प्रेजेंटेशन में अच्छी तरह बताई गई। फिर फॉरेंसिक ऑडिट का जिक्र आया बार बार। मैं टोटली सपोर्ट करता हूँ कि चाहे वो 17C का फॉरेंसिक ऑडिट हो, 20 का हो, कुछ भी हो, फॉरेंसिक ऑडिट होना जरूरी है। बिकॉज इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होना, क्रेडिबल होना, न सिर्फ होना चाहिए बल्कि दिखना चाहिए, प्रूवेबल होना चाहिए। हमें कुछ छुपाने की तो है नहीं। पता नहीं आजकल क्या छुपाने की जरूरत पेश आने लगी, छुपाने की तो कुछ नहीं। ट्रांसपेरेंट खुली किताब होता है इलेक्शन कमीशन, होता था कि हर चीज सबको पता है, सब हर चीज को हम शेयर करते थे। अभी ये कभी सुनी नहीं, 6 साल इलेक्शन कमीशन में रहा, कभी जेरीमैंडरिंग का नाम तक नहीं सुना। होती क्या है ये मालूम था, डिलिमिटेशन है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी इधर की उधर कुछ हो जाती है, और किस मेजॉरिटी एरिया को माइनॉरिटी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, कुछ जिक्र आता था। लेकिन ये जेरीमैंडरिंग मैं श्रीलंका में सुनता था, भूटान में, बांग्लादेश में, जगह जगह सुनता था, अमेरिका में तो बहुत सुनता था, इंडिया में तो हम भूल ही गए थे कि ये अंग्रेजी का कोई शब्द है जेरीमैंडरिंग। लेकिन कितने ग्राफिकली योगेंद्र भाई ने इसको दिखाया, इसके तो रूमटे खड़े हो जाते हैं इनकी प्रेजेंटेशन देखते हुए। अब प्रशांत जी से मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो इन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाई, जेरीमैंडरिंग की दिखाई, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में जा चुकी है या जा सकेगी? जा सकती है, जानी चाहिए, लेकिन उसको कॉग्निजेंस लेते हैं वो लोग? ले सकते हैं, लेना
चाहिए, लेकिन लेंगे कि नहीं लेंगे ये कहना। तो मैं तो हैरान था कि सारे चीजें फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड और नक्शे के आधार पर, और इन्होंने 2-3 पॉकेट दिखाई, तो ये तो हैरानी की बात। और इन्होंने एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बात बताई कि वैसे तो डीलिमिटेशन कमीशन बनती है एक्ट में, एक्ट के तहत, जिसका चेयरमैन हमेशा सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, उस लिहाज से वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन बाकी की कॉम्पोजिशन भी ना भूलिए। दूसरा उसका मेंबर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या उसका रिप्रेजेंटेटिव, यानी 3 इलेक्शन कमिश्नर में से कोई दूसरा। जब मैं इलेक्शन कमीशन में 2006 में आया, तो उस वक्त एक डीलिमिटेशन कमीशन, जो चौथी डीलिमिटेशन कमीशन थी, वो उस वक्त एक्शन में थी, जस्टिस कुलबीर सिंह। और 3 साल के बजाय उन्होंने 6.5 साल लगाए। उसमें सबसे पहले शायद कृष्णमूर्ति साहब थे, वो चले गए, लिंगडो साहब थे। लिंगडो साहब जब सीसी बन गए, उन्होंने दूसरे साहब को हवाले कर दिया। जब दूसरे साहब सीसी बन गए, उन्होंने तीसरे को हवाले नहीं किया। हालांकि सीसी तो बिजी हो जाता है वो लॉजिकली कि नहीं कंटिन्यूटी के लिए, अरे भाई कंटिन्यूटी से ज्यादा तो है ट्रांसपेरेंसी, जो रसूल चला आ रहा है वो ऐसा क्यों नहीं किया गया। बहरहाल, और असम में और कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ही कराती है। जो इन्होंने स्टेटिस्टिक दिखाए, जो तो उसको तो हम इतना डिफेंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि डीलिमिटेशन कमीशन तो आफ्टर ऑल हेडेड बाय ए जज होती है, तो उसकी कुछ ना कुछ तो क्रेडिबिलिटी होती है। तो ये तो 3 इलेक्शन कमीशनर, दूसरा मेंबर, एक तीसरा मेंबर होता है जो वैरिंग है हर स्टेट का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, यानी 36 स्टेट्स हैं, स्टेट एंड यूटी, तो 36 लोग उसके मेंबर होंगे इन टर्न, अपनी अपनी कंसर्न स्टेट के लिए। फिर ये लोग पब्लिक हियरिंग करते हैं। पब्लिक हियरिंग में लोगों के बुलाया जाता है रिप्रेजेंटेशन करे। नॉर्मली इट्स ए वेरी ट्रांसपेरेंट एंड फुल प्रूफ प्रोसीजर, लेकिन क्या ऑपोजिशन वाले मेहनत नहीं करते? क्या वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट जज के सामने नहीं करते, जिस वजह से वो बाद में त्रुटियां रह जाती हैं, जो बाद में तंग करती हैं। एक फाइनली इस पे मैं कहता हूँ कि मुझे अगेन ये हैरानी हुई कि जहां पे SIR नहीं हुआ था, वहां पे डिलीशन भी नहीं हुई। और हमारा स्टैंड ही यही है कि भाई हमारा इलेक्टोरल रोल तो 99% एक्यूरेट है ऑलरेडी। अब क्या करना चाहिए, ये प्रशांत जी, मैं ये आपके इत्तला के लिए है कि बंगाल में जैसे कुछ हो रहा है, सपोज 60-65 लाख मुत्तहिद वोटर थे जिनके डिलीशन पे अपीलें चल रही हैं, उसमें 10 लाख 20 लाख 30 लाख निमट भी गई, और भी शायद निमट जाएंगी। एक तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अपने जजेस को लगाती है। मुझे तो इस पर हैरानी है कि जो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा उसको डंडा मारने के बजाय, चलो तुम अच्छा नहीं कर रहे, मैं आके खुद कर लूंगा। कल को ट्रैफिक लाइट अगर अच्छी तरह मैनेज नहीं हो रही, तो क्या जजेस आके ट्रैफिक बताएंगे आप इधर जाओ उधर जाओ? काम उन्हीं से लेना चाहिए था जिनका वो काम है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अपना विजडम में वो करता है, लेकिन सपोज 15 लाख 20 लाख अभी भी डिलीशन पे फैसले से रह गए, और जितने सारे जजेस भी थे, जजेस ने हाथ खड़े कर दिया कि जी हम नहीं कर पाएंगे इतना सारा, 30 सेकंड भी अगर हम एक केस में लगाएंगे तो इतने नहीं कर पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के जजेस भी शायद लगा देंगे कि नेबरिंग उसके, फिर भी अगर 10 लाख 20 लाख रह गए तो देन व्हाट। मैंने अभी एक हफ्ते पहले टेलीग्राफ ऑफ कलकत्ता में मैंने आर्टिकल लिखा था, जिसमें मैंने यही सुझाव उसमें दिया है कि ऐसी सूरत में 2 चीजें होनी चाहिए, हो सकती हैं। कानून यह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कि एट एनी पॉइंट इन टाइम देयर इज एन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल। जब तक इलेक्टोरल कंप्लीट ना हो तो जो एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल है वो वैलिड है। अब यानी जनवरी 25 का रोल अभी तक वैलिड है, क्योंकि अभी उसको रिप्लेस करने के लिए नया रोल आया नहीं है अपनी शेप में। तो या तो उस इलेक्शन को 2025 जो लेटेस्ट अवेलेबल इलेक्टोरल रोल जो वैलिड है, लीगल है, वही लीगल डॉक्यूमेंट है, उससे कराना चाहिए। या दूसरे अगेन
जुडिशरी का उसूल है जो हमको 1972 में नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाया गया था। कानून सिविलाइज, देश का सिविलाइज कानून के 9 मर्डरर्स हैंग होने से छोड़ दिया जाए, उनको फ्री कर दिया जाए, लेकिन एक इनोसेंट को हैंग न कर दिया जाए। तो ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है कि इनोसेंस पर एम्फेसिस है, चाहे गिल्टी छूट जाए। तो जो एग्जिस्टिंग 20 लाख के करीब अगर फिर भी रह गए, 30 लाख 20 लाख रह गए, उनका एजुडिकेशन नहीं हुआ, तो उस एजुडिकेशन के जिम्मेदार वोटर तो नहीं है। ये तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की कोताही, कमी या लिमिटेशन समझिए, उस वजह से। इसलिए उन सबको एलिजिबल मानते हुए उन सबको वोट देने देना चाहिए, और ये कहते हुए कि इनका फैसला जो हो रहा था, जो हम नहीं कर पाए, हम इलेक्शन के बाद करेंगे, इन ड्यू कोर्स करेंगे, लेकिन फिलहाल इनमें से एक भी वंचित नहीं रहेगा, महरूम नहीं रहेगा। ये मैं समझता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चीज़ जरूर पेश की जाए और शायद उनको जज जाए। इन अल्फाज के साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने इतनी एजुकेशन कई साल में नहीं ली थी जितने 2-3 घंटे में मुझे मिली है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।